हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी रही है। तो देखिए, मैक्सिमम कैंडिडेट जिनसे मैंने आज रिव्यू लिए हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट के कहना है कि पेपर इजी टू मॉडरेट ही आया है। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था, पेपर मॉडरेट लेवल पे रखा गया था, लेकिन आज इजी टू मॉडरेट आए हैं ओवरऑल। अगर तीनों सेक्शन को देखा जाए तो मैथमेटिक्स में बोला जा रहा है कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी थी। बाकी यहाँ पे करने लायक प्रश्न दिए गए हैं। रीजनिंग का भी इसी तरह से बताया जा रहा है, इजी टू मॉडरेट लेवल रखा गया था रीजनिंग का भी। जो सीरीज वाले प्रश्न है, कथन निष्कर्ष वाले आए, वो सारे यहाँ पे ज्यादातर हार्ड नहीं प्रश्न पूछे गए। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से भी ज्यादातर प्रश्न ऐसे थे जो कि यहाँ पे बनाने लायक दिए गए। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर से मुश्किल से दोस्तों 5 क्वेश्चन लगभग लगभग आया है, और वही 2018 का, 2019 का, 2020 का इस तरह से लिया गया है। इसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस का 4 से 5 क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके वाले बहुत ज्यादा प्रश्न है, और खास करके हिस्ट्री से, इतिहास से भी ज्यादातर पोर्शन देखने को मिले हैं। अटेम्प्ट भी आज अच्छा खासा रहा है। पेपर इजी टू मॉडरेट रहने के कारण अटेम्प्ट किन्हीं कैंडिडेट ने 86 किए हैं, 83 किए हैं, 87 किए हैं, 79, 77, 69 इस तरह से अटेम्प्ट रहे हैं जिन जिन कैंडिडेट से मैंने आज रिव्यू लिए। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के फर्स्ट शिफ्ट में भी कुछ सवाल ऐसे थे जो कि रिपीट हुए हैं। एक देखिए सवाल आया है ज्योग्राफी का, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ये सवाल आए हैं। तो यांगसी रिवर है जो कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, चाइना में है। और फर्स्ट में बात करें कि सबसे लंबी नदी पहली स्थान पे कौन आती है, तो नील नदी, और सेकंड पे अमेजन नदी आती है, और यहाँ पे थर्ड पे हो जाएगा जो कि आज पूछा है यांगसी रिवर, चाइना के अंतर्गत। एक देखिए सवाल आया है टीपू सुल्तान किस जगह से संबंधित है, ये सवाल था। 4 ऑप्शन था फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम, हैदराबाद, इस तरह से करके 4 ऑप्शन दिए गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, तो श्रीरंगपट्टनम जो कि आज जो हम लोग बेंगलोर के नाम से जानते हैं, वहां पे श्रीरंगपट्टनम भी जगह है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। एक देखिए प्रश्न आया है कटक जगह किससे संबंधित है, जो कटक प्लेस है वो किससे संबंधित है, ये सवाल आया था। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है कटक। एक देखिए प्रश्न आया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 2020 में क्या है। तो 2020 में इंडिया की रैंकिंग 63rd है, 63वीं रैंक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। और फर्स्ट रैंक में बात करें तो फिर से यहाँ पे न्यूजीलैंड ही फर्स्ट रैंक पे है। पिछला बार भी न्यूजीलैंड ही फर्स्ट रैंक पे था। एक देखिए फुल फॉर्म से रिलेटेड भी सवाल आया है, और नासा का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक देखिए प्रश्न आया है फ्रेंड्स जो कि रिपीटेड प्रश्न है। 16 के आसपास, 16 फरवरी के आसपास के डेट में यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था। ई नैम पोर्टल किससे संबंधित है, तो कृषि व मंडी से संबंधित है ई नैम पोर्टल। तो कृषि व मंडी वहां पे ऑप्शन होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न आया है फसल कटाई के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जब फसल कटती है, क्रॉप्स कटती है, तो उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो पोंगल तमिलनाडु में मनाई जाती है फसल कटाई के समय। एक प्रश्न आया है भारत की पहली बोलती हुई मूवी कौन सी है, यानी कि फिल्म कौन सी है। तो आलम आरा मूवी है जो कि बोलती हुई फिल्म है, 1931 में रिलीज की गई थी आलम आरा। एक देखिए प्रश्न आया फ्रेंड्स जीएसटी का प्रश्न है, और कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन वाले प्रश्न पूछे गए हैं, और इसी तरह का ऑप्शन भी दिया गया था। देखिए जीएसटी कौन देता है, इस तरह से प्रश्न यहाँ पे आए हैं फ्रेंड्स। ऐसे प्रश्न नहीं थे, कुछ डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न बनाए गए थे। तो इसका एक्सप्लेनेशन यही निकल के आ रहा था कि जीएसटी कौन देता है, इस प्रकार का पूछना चाह रहा था। उपभोक्ता देता है, जो कंज्यूमर होते हैं वो देते हैं, कच्चे माल पे यहाँ पे लगाया जाता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र देती है। ये सवाल इस तरह के आया फ्रेंड्स। तो ये बताइएगा कि क्वेश्चन सही है या फिर नहीं है, यही प्रश्न था या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या इसका आंसर हो सकता है, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। एक देखिए प्रश्न आया है कौन सी सैटेलाइट यानी उपग्रह है जो कि तीसरे फेज में जाके विफल हो गई। अब इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला है, तो कौन सी सैटेलाइट है जो कि तीसरे फेज में जाके वहां पे विफल हो गई है, यानी कि फेल्यूर हो गया है, सक्सेस नहीं हो पाया है। तो ये भी सवाल आज सैटेलाइट का आया। एक देखिए सवाल कंप्यूटर का पूछा गया है कौन सी कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये सवाल था। जावा, सी प्लस प्लस, सी। तो जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एक था मशीन लैंग्वेज। तो ये दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, मशीन लैंग्वेज। एक देखिए प्रश्न आया है ऑस्ट्रेलिया में किस पराबैंगनी किरण के कारण स्किन कैंसर सर्वाधिक हो रहा है। कौन से अल्ट्रावायलेट रे के कारण ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है। अल्ट्रावायलेट ए, यूवीबी, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यूवी बी, जो अल्ट्रावायलेट बी है, इससे सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर हो रहा है।
एक देखिए सवाल आया है जो कि 2-3 बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया इस तरह से दिया गया था फ्रेंड्स, और आपको बताना था कि कौन-सा आर्टिकल इसका सही होगा। तो देखिए कुछ कैंडिडेट 42 लगा के आए हैं, कुछ कैंडिडेट 43 भी लगा के आए हैं, तो दोनों डिस्कस कर देते हैं। 42 जो आर्टिकल है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंदर। तो 42 में ये कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। ये आर्टिकल 42 में है, अनुच्छेद 42 में। आर्टिकल 43 में है कामगारों के लिए निर्वाचन मजदूरी, और एक इसमें होता है कुटीर उद्योग के बढ़ावा देने के लिए। तो 43 में ये था। तो स्टेटमेंट क्या था फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग सही करना था कि 43 होगा आर्टिकल या फिर 42 होगा, जो कि सिलेक्ट आपको कर लेना था। तो कामगारों की मजदूरी के लिए होगा तो 43, और यहाँ पे काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के लिए उसके कैसे काम करना है, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाए, इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आर्टिकल 42 हो जाता। एक देखिए प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किस रंग में यानी कौन से कलर में कौन से लाइट में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है? तो जो रेड लाइट होता है लाल रंग, उसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। एक देखिए प्रश्न है डिस्कवरी से, एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी, खोज किसने की है? तो डब्ल्यू रोंटगेन ने एक्सरे की डिस्कवरी की है, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। एक सवाल आया है भारत का कौन सा धरोहर यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल नहीं है? ताजमहल, लाल किला, एलोरा की गुफाएं। ताजमहल शामिल है, रेड फोर्ट भी शामिल है, एलोरा की गुफाएं भी शामिल है, चार मीनार ऑप्शन में था, ये गलत हो जाएगा, ये शामिल नहीं है यूनेस्को में। एक देखिए प्रश्न आया है जो कि मेमोरी रहते हैं और जो यहाँ पे उसके कन्वर्सन से रिलेटेड। एक टीबी यानी 1 टेराबाइट कितने बराबर होता है? तो 1024 जीबी के बराबर होता है 1 टेराबाइट। एक देखिए प्रश्न कंप्यूटर का है फ्रेंड्स, डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड, कि डेटा प्रोसेसिंग में क्या इंक्लूड होती है, ये सवाल आया था। अब देखिए कोई भी हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उसको कन्वर्ट करती है परफेक्ट आउटपुट में, उसको बनाती है, लेकिन जो बीच में जो प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या था फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग सही करना था, क्योंकि जब इनपुट हम लोग देंगे तो वो जो इनपुट देते हैं उसको एक जगह पे संग्रहित करना, उसको मैनेजमेंट करना, फिर उसको सही तरीके से एनालाइज करके उसको आउटपुट देना, क्या इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना। तो ये इसका काम होता है डेटा प्रोसेसिंग का। तो क्या इंक्लूड होती है, ये सवाल था कि क्या सही है डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। तो 4 ऑप्शन था, उसके अकॉर्डिंग समझ के आपको बताना था। एक देखिए प्रश्न आया है भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कुआं कहाँ पे है? तो सबसे पुराना जो तेल शोधक कुआं है वो डिगबोई में है, असम में। एक देखिए प्रश्न है फ्रेंड्स, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जो पार्लियामेंट है जापान की उसको क्या बोलते हैं? तो डायट बोलते हैं। तो ये भी सवाल आए हैं। और नॉर्वे का भी कुछ दिन पहले पूछा था जो कि फोल्केटिंग हो जाएगा, 2 बार ये रिपीट है, नॉर्वे का फोल्केटिंग, और अभी जापान का पूछा है डायट। एक देखिए प्रश्न आया है लेदर और कोको रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? जो लेदर और कोको होते हैं उसका उपज की बढ़ावा देने के लिए कौन सा रिवोल्यूशन चलाया गया है? तो ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति इसके लिए चलाई गई है। भारतीय धरोहर पशु कौन सा है, यानी जो नेशनल हेरिटेज एनिमल है, राष्ट्रीय धरोहर पशु इंडिया की, वो कौन सी है? चीता, हाथी, बाघ, एक सिंग वाला गैंडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथी, यानी एलिफेंट है नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। एक देखिए प्रश्न आया है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1948 में क्या हुआ था? अब ऑप्शन देखिए 3 भेजे गए हैं, एक सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह, मार्ले मिंटो सुधार। देखिए सती प्रथा तो होगा नहीं इसके कार्यकाल में, विधवा पुनर्विवाह भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार भी इसके कार्यकाल में नहीं हुआ है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जो 4th ऑप्शन दिया गया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे बात करें तो एक इनाम कमीशन का गठन भी इसके काल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के काल में इनाम कमीशन। इसके बाद व्यापकता का सिद्धांत, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता है, हड़प की नीति, वो भी इसने चलाया था। जो रेलवे, भारतीय रेलवे का यहाँ पे जनक बोला जाता है इसी को, तो उसी समय रेलवे भी चली थी 1853 में। और इसके बाद कई सारी चीजें इसके कार्यकाल में हुई है। तो जो ऑप्शन में था फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग सही करना था, बाकी 3 ऑप्शन है ये सही नहीं होगा लॉर्ड डलहौजी वाले में। एक देखिए प्रश्न आया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछा गया है कि कौन सी फंगल डिजीज है, यानी कवक से होने वाला रोग कौन सा है? अब इस तरह से ऑप्शन था, साइट्रस फ्रूट का दिया गया था साइट्रस कैंकर, शुगर केन का दिया गया था रेड रॉट, वीट का दिया गया था मोजैक। अब इसमें देखा जाए कि कौन सा सही हो जाएगा, तो साइट्रस जो फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, नींबू हो गए, ये सब हो गए, तो उसमें साइट्रस कैंकर नाम की बीमारी होती है, और ये बीमारी जो है ये बैक्टीरियल बीमारी है, यानी बैक्टीरिया से होती है।
तो जीवाणु से हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो जाएगा फंगल वाला। शुगर केन की बात करें तो रेड रॉट बीमारी होती है, लाल रंग का कुछ जड़ में वह सब हो जाता है शुगर केन में, गन्ने में, तो ये फंगल डिजीज है यानी कि कवक से होने वाला बीमारी है रेड रॉट। वीट की बात करें तो मोजैक रोग होता है वीट में, गेहूं में, और ये जो रोग है वायरल डिजीज है यानी वायरस से होते हैं। तो ये जो ऑप्शन भेजे गए इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स शुगर केन रेड रॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक कवक से होने वाला रोग है, फंगल डिजीज है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही है, ये सवाल था। कौन सा जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो सही दिए गए हैं। तो महान्यायवादी को किसी भी विषय पे मतदान देने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो वोट देते हैं राइट टू वोट नहीं है इनको। यहाँ पे कोई विषय पे बातचीत चल रही है राज्यसभा या फिर लोकसभा में, वहां पे वो वोट नहीं दे सकते अपना, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न पूछा है, गुड एजुकेशन, गुड प्रोडक्शन एंड गुड हेल्थ के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है, यानी कि कौन सी योजना को समाहित की गई है। इस तरह से प्रश्न है कि समाहित हो जाएगी इस तरह से आगे चल के, गुड एजुकेशन, गुड प्रोडक्शन एंड गुड हेल्थ। अब ऑप्शन तो नहीं मिले फ्रेंड्स, लेकिन अभी जो बात चल रही है आयुष्मान भारत जो है योजना, उसके तहत बात चल रही है कि ये तीनों को उसके अंतर्गत लाया जाए। तो देखिएगा आयुष्मान भारत ऑप्शन में था या फिर नहीं था, उसके अकॉर्डिंग इसको करेक्ट करना था। गुड एजुकेशन, गुड प्रोडक्शन और गुड हेल्थ के लिए कौन सी योजना को समाहित की जा रही है, इस तरह के प्रश्न थे। एक देखिए प्रश्न आया है गेम्स से रिलेटेड, UEFA 2020 यूरो जो फुटबॉल का फाइनल हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था 2020 वाला। तो लिस्बन ऑप्शन था, डबलिन था, बर्लिन था, पेरिस था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिस्बन। लिस्बन में फाइनल खेला गया था UEFA 2020 यूरो कप। एक देखिए प्रश्न आया है, ऑल मेन आर ब्रदर्स किताब के लेखक कौन है, यानी राइटर कौन है। तो ऑल मेन आर ब्रदर्स का जो राइटर है फ्रेंड्स वो महात्मा गांधी हो जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट क्या कहना है कि ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया ही नहीं था। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों तो अब जो ऑप्शन में होगा वो क्या होगा आप लोग बताइएगा, महात्मा गांधी ऑप्शन में था या फिर नहीं था, या फिर जो बुक है इससे रिलेटेड था या फिर कोई दूसरी बुक थी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट के कहना है कि ऑल मेन आर ब्रदर्स यही बुक आए थे, तो इसके अकॉर्डिंग तो महात्मा गांधी होनी चाहिए थी। एक देखिए प्रश्न पूछा है, इस तरह का ऑड वन आउट था, असंगत कौन है, भागवत गीता, कुरान, बाइबिल और डिक्शनरी। तो भागवत गीता हिंदू धर्म का है, कुरान यहाँ पे इस्लाम का हो गया, बाइबिल ईसाई धर्म का हो गया, डिक्शनरी अलग हो जाएगा। तो ऑड वन आउट में कौन सा असंगत है, तो डिक्शनरी अलग हो जाता। एक देखिए प्रश्न आया है जो कि अच्छा प्रश्न कह सकते हो, जिराफ का दिया गया था रिलेशन हाइट से, तो टाइगर का क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन होने वाला है। जिराफ को हम लोग जानते हैं हाइट से, उसकी ऊंचाई से, तो टाइगर को किस लिए जानते हैं, तो गुड हंटर होता है, अच्छा शिकारी होता है, तो इसमें भी हो सकते हैं। अब कई कैंडिडेट हैं जो कि अलग अलग तरीके से इसमें आंसर किए हैं, कोई क्लॉज लगा दिए हैं कि जब जिराफ को हाइट से जानते हैं तो टाइगर को इनके पंजे से क्लॉज से जानते हैं। कुछ कैंडिडेट यहाँ पे स्ट्राइप से लगा दिए हैं, जो उस पे रहते हैं, जो बना हुआ बाघ के जो शरीर पे उस पे लगा दिए हैं कि स्ट्राइप जो होती है उससे जानते हैं टाइगर को। तो ये दोस्तों आंसर की में अब क्या आंसर देता है रेलवे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये भी सवाल आज आए हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक देखिए प्रश्न पूछा है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो आज जनरल अवेयरनेस का ज्यादातर पोर्शन था, ज्यादा क्वेश्चन था जो कि करने लायक प्रश्न दिया गया था। कल दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पे हार्ड लेवल पे सेट किया गया था जनरल अवेयरनेस फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा ठीक भी था। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, ये प्रश्न था, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कौन चेंज करता है, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर डायनेमो। तो जो मोटर होते हैं वो यहाँ पे चेंज करते हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और जो डायनेमो होता है इसका काम अलग होता है, इसका ठीक उल्टा होता है। ये जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में बदल देता है डायनेमो। तो विद्युत को यांत्रिक में कौन कन्वर्ट करेगा, तो मोटर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, इलेक्ट्रिक टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस के प्रश्न। मैथमेटिक्स देख लीजिए कौन से टॉपिक ज्यादातर फोकस आज किए गए हैं। ट्रिगोनोमेट्री से देखा जाए तो 3 सवाल आ जाए थे, कुछ सेक 200, कुछ सेक 2100 का भी वैल्यू पूछा गया था आज कि कितना वैल्यू होगा सेक 2100 का। देखिए मेंसुरेशन की बात करें तो 1 सवाल आए हैं, ज्योमेट्री से लगभग 1 से 2 सवाल आया है, SICI की बात करें तो 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 से 2 सवाल, नंबर सिस्टम से 3 सवाल आया है, टाइम एंड वर्क की बात करें तो 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, LCM SCF का 1 से 2 सवाल, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 सवाल, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन, DI वाले 3 से 4 प्रश्न थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड का 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन और रेशियो से भी 2 क्वेश्चन। लेवल इजी टू मॉडरेट आज बताया जा रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लायक ही दिए गए थे आज मैथमेटिक्स से, 2-3 की डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक थी। रीजनिंग देख लीजिए, कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा से रिलेटेड 3 से 4 सवाल आए,
सिलोगिज्म वाले 2 सवाल, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 सवाल आए। सीरीज की बात करें तो 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट का 2 क्वेश्चन बताया जा रहा है, फिगर काउंटिंग में एक आया था, नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग काउंट करना था कि कितने वर्ग हैं। एनालॉजी से 2 सवाल आए, अल्फाबेटिकल और मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन से भी आज 2 सवाल आए हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एनालिसिस के लिए और पल पल की अपडेट के लिए।